स्क्रीन दिख रही है सबको? बेटा स्क्रीन दिख रही है, आवाज़ क्लियर है? नील एक बार लास्ट कंफर्मेशन दे दो बेटा। यस सर, क्लियर है। ठीक है, ओके। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे पावर। एसी सर्किट्स में जितनी भी पावर हैं उसको डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। ठीक है, फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है बेसिकली? जैसे सपोज आपके पास कोई भी वोल्टेज है, आपके पास वीटी। वीटी क्या होता है? आपका टाइम टाइम डिपेंडेंट होता है। जैसे हम जनरली वैल्यू लिखते हैं वीटी इक्वल टू वी एम ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। सपोज इस टाइप से हमने लिखा, तो वीटी किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? वोल्टेज एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट में हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज को, हम टी की वैल्यू वो टाइम रख के हम वोल्टेज की वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है? आई टी भी इस टाइप से आपके पास गिवन होता है। आई टी सपोज आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इस टाइप से प्रेजेंट है। ये भी आपके पास टाइम डिपेंडेंट है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? इंस्टेंटेनियस पावर इज अ पावर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज एंड अ करंट। ठीक है, वी टी इंटू आई टी। तो फाइनली अब हम डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार। द इंस्टेंटेनियस पावर इन वॉट इज द पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। बेसिकली पावर भी जो आएगी वो टी की टर्म्स में आएगी। ठीक है, तो एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने आपको डिस्कस कर दिया है। या instantaneous power denoted by pt absorbed by a element in is the product of instantaneous voltage and instantaneous current। यही हमने अभी डिस्कस कर दिया। pt इक्वल टू वी टी इंटू आई टी। सपोज आपको किसी भी केस में आपको इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करनी है, तो वी टी और आई टी के आप मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने वी टी को एज्यूम क्या किया अभी हमने? वी टी इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, आई टी इज आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। जनरली हम कॉस में ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लस थीटा और प्लस फाइव की टर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसका फेज क्या है? प्लस थीटा थीटा, एंड दिस इज फेज इज फाइव। तो इस टाइप से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर इंस्टेंटेनियस पावर आपको कैलकुलेट करनी है तो दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया आपके पास? वी एम इंटू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा एंड कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे लास्ट लेक्चर्स में। कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हाफ ऑफ कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। तो ये एज इट इज फॉर्मूला हम इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? हाफ ऑफ कॉस कॉस ए माइनस बी जब करेंगे तो ओमेगा टी कैंसिल आ जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? थीटा माइनस फाइव एंड प्लस कॉस ए प्लस बी। जब ए प्लस बी करेंगे ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी टू ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाइव। और फाइनली इसके बाहर क्या मल्टीप्लाई है? वी एम इंटू आई एम। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म आ जाएगी आपके पास, हाफ वी एम आई एम कॉस थीटा माइनस फाइव एंड हाफ वी एम आई एम कॉस टू ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाइव। ठीक है, तो पावर ये क्या आ गया आपके पास? इंस्टेंटेनियस पावर। इस टाइप से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी फॉर्म में, किसी भी सर्किट में। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं। अब अगर आप इस पावर को ऑब्जर्व करेंगे, इस पावर को जस्ट पहले ऑब्जर्व करते हैं। हमने जो वोल्टेज एज्यूम किया था, वोल्टेज क्या एज्यूम किया था हमने? वी टी इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, आई टी क्या एज्यूम किया था? आई टी इक्वल टू वी एम आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। दोनों के केस में फ्रीक्वेंसी क्या थी आपके पास? ओमेगा। तो आपके पास टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? कॉफी इन केस ऑफ साइनोसॉइड्स
टू पाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी। कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है आपके पास? ओमेगा। तो टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट कर लिया, टी वन, सपोज टी1 इसे डिनोट कर देते, दोनों के केस में सेम ही टाइम पीरियड रहेगा। जैसे ही आपने पावर को ऑब्जर्व किया, इंस्टेंटेनियस पावर को ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी है। यहाँ पर टी की कोई भी टर्म नहीं है, थीटा और फाई के अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट कोई क्वांटिटी आ जाएगी। प्लस अब अगर टाइम पीरियड निकाल देते हैं तो इस पे टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? 2 ऑफ ओमेगा। टी का कोफिशिएंट क्या है? 2 ओमेगा। तो अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो टी2 पावर का जो टाइम पीरियड होगा वो टी2 इक्वल टू 2 पाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी। कोफिशिएंट ऑफ टी इज 2 ओमेगा। 2 ओमेगा तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बेसिकली पाई बाई ओमेगा। तो हमने नोटिस किया अगर टाइम पीरियड वोल्टेज और करंट का सपोज आपके पास 5 है, तो टाइम पीरियड आपके पावर का क्या आ जाएगा? हाफ, 5/2, 2.5। सिमिलरली ये भी बोल सकते हैं अगर फ्रिक्वेंसी आपके पास ओमेगा है और फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी इस केस में? डबल पावर की। ठीक है, तो अगर वेव फॉर्म अगर हम प्लॉट करते हैं तो हम ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि पावर की फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है। फ्रिक्वेंसी डबल मीन्स टाइम पीरियड हाफ हो रहा है। ठीक है, इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। तो यही पॉइंट लिखा है यहाँ पर। दिस shows us that the instantaneous power has two parts. The first part is the constant और time independent, उसमें time का कोई भी टर्म नहीं दी। Its value depend on the phase difference between the voltage and current। उसमें क्या टर्म आ रही थी? cos of theta minus phi। तो सिंपल फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा था। द सेकेंड पार्ट इज अ साइनसोइडल फंक्शन whose frequency is 2 ओमेगा। तो साइनसोइडल फंक्शन है जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? 2 ओमेगा, विच इज़ अ ट्वाइस द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज और करंट। ये एक पॉइंट नोटिस करने का था कि आपके पास जो पावर की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ट्वाइस द वोल्टेज और करंट की फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, ये पॉइंट हमने नोटिस कर लिया यहाँ पर। नेक्स्ट हम स्विच करेंगे एवरेज पावर पर। तो एवरेज पावर पर स्विच करने के लिए पहले देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी आपके पास एवरेज पावर की। द इंस्टेंटेनियस पावर चेंजेस विद टाइम। आपने देखा इंस्टेंटेनियस पावर, अगर पीटी की आपने इक्वेशन देखी, क्या आई थी आपके पास? हाफ ऑफ वी एम आई एम कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव प्लस हाफ ऑफ वी एम आई एम cos of 2 ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाइव। ये आ गई थी आपके पास इक्वेशन इंस्टेंटेनियस पावर की। तो इंस्टेंटेनियस पावर भी टी के करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है। तो इंस्टेंटेनियस पावर चेंजेस विद टाइम एंड इज देयरफॉर डिफिकल्ट टू मेजर। हमें मेजर करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज कर रहा है। द एवरेज पावर इज मोर कन्वीनियंट टू मेजर। इन फैक्ट द वॉट मीटर, जो आपका वॉट मीटर होता है, वॉट मीटर बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं? पावर मेजर करने के लिए। तो वो जो वॉट मीटर आपको मेजर पावर एक वैल्यू देता है, वो वैल्यू क्या देता है? वो आपको एवरेज पावर मेजर करके देता है। ठीक है, अगर वॉट किसी भी आप डिवाइस से, वॉट मीटर से आप अगर पावर मेजर कर रहे हैं तो आपको क्या वैल्यू देगा? आपको एवरेज पावर, ना कि इंस्टेंटेनियस पावर, बिकॉज इंस्टेंटेनियस पावर तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब एवरेज पावर होती क्या है? एवरेज पावर देखते हैं। द एवरेज पावर इन वॉट्स इज द एवरेज ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर ओवर वन पीरियड। हम एक टाइम पीरियड में हम एवरेज जो इंस्टेंटेनियस पावर का हम एवरेज ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगी? एवरेज पावर। तो एवरेज लेने का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन 1/t, इंटीग्रेशन 0 to t ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का हमने 0 to t इंटीग्रेशन लिया, तो एवरेज के लिए 1/t भी करेंगे हम। फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे? पीटी की वैल्यू पुट करेंगे, जिसमें क्या दो टर्म थी, एक हाफ ऑफ वी एम आई एम कॉस थीटा माइनस फाइव एंड सेकेंड टर्म इज हाफ ऑफ वी एम आई एम कॉस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाइव। तो हमने सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट अगर आप ये नोटिस करेंगे फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग, फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है? आपके पास कोई भी आपके पास टी की टर्म नहीं है, इसमें टी की टर्म कुछ भी नहीं है, तो ये बाहर कॉमन आ जाएगा। हाफ ऑफ वी एम आई एम कॉस थीटा माइनस फाइव, और ये 1/t एज इट इज़ 1/t। इंटीग्रेशन किसका करना है? टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो डी टी।
और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर t, और t की लिमिट क्या है 0 to t। जब लिमिट रखेंगे t माइनस जीरो करेंगे तो इस t से क्या हो, t माइनस जीरो करेंगे तो इस t से ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बचेगी। फर्स्ट इंटीग्रेशन की अगर मैं वैल्यू चेक करूँगा तो आपके पास ये वैल्यू आएगी फर्स्ट पार्ट की, हाफ ऑफ वी एम आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस, सॉरी, कॉस थीटा माइनस पाई, ये वैल्यू आ गई। अब सेकंड, अगर हम सेकंड को हम सॉल्व करते हैं, हम जनरली ये ट्रिग्नोमेट्री में भी हम थोड़ा फॉर्मूला देखते हैं कि सब, क्योंकि कॉस का क्या होता है, कॉस का अगर कॉस का कुछ इस टाइप से कर्व बनता है, कॉस ये आपके पास कर्व बनेगा, इसका टाइम पीरियड क्या हो गया आपके पास टी, ठीक है। तो अगर आप कॉस फंक्शन को टी टर्म, कॉस सिग्नल का अगर एवरेज लेंगे, इट्स एवरेज इज ऑलवेज ज़ीरो। ज़ीरो क्यों रहता है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव है, उतनी ही एरिया आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए हम इसका एवरेज क्या आता है ज़ीरो। अगर अब किस रिस्पेक्ट में करेंगे, कितने डिस्टेंस में, टाइम पीरियड की, ओवर अ वन पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या आएगा आपके एवरेज पावर, इस केस में यहाँ पे क्या आएगा ज़ीरो। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप, मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास ज़ीरो, ठीक है। तो एक बार सॉल्व कर देते हैं क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में इशू ना है, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर जैसे हम सॉल्व किया इसको, वन अपॉन टी, टू वी एम और आई एम हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, ज़ीरो टू टी कॉस ऑफ टू ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस, ठीक है, ये हम वैल्यू करेंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने ये देखा कि कॉस टू ओमेगा टी प्लस पाई, ये क्लियर है यहाँ पर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, अब हम राइट, इस स्टेप से हम ये कंप्लीट कर दें, फिर अब हम इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर हम अभी इस टर्म को हम थोड़ा निगलेक्ट करें, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जस्ट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, साइन, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ टू ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाई डिवाइड बाय, आई थिंक टू ओमेगा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई में रहेगा ही, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास, ज़ीरो टू टी, ज़ीरो टू टी लिमिट हो जाएगी। अब सपोज आप वैल्यू रखते हैं, टी की वैल्यू टी रखनी है, तो एक कैपिटल टी रखना है, एक ज़ीरो रखना है, तो कैपिटल टी आपने रखा तो टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, ये टर्मिनोलॉजी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, साइन ऑफ, साइन ऑफ टू ओमेगा कैपिटल टी प्लस थीटा प्लस फाइव माइनस माइनस साइन थीटा प्लस फाइव, क्योंकि आप ज़ीरो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, ओमेगा इक्वल टू टू पाई अपॉन कैपिटल टी, ओमेगा इक्वल टू टू पाई अपॉन कैपिटल टी, तो टू पाई अपॉन कैपिटल टी जैसे ही रखेंगे, यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास फोर पाई, फोर पाई का मतलब क्या होता है, 180 इंटू फोर 720 डिग्री, तो अगर मैं लिखूँ साइन 720 डिग्री प्लस थीटा प्लस फाइव माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस फाइव, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अब आप नोटिस करेंगे, सपोज मैंने ये एंगल बनाया साइन, अगर यहाँ पर थीटा वन, एक बार एक सर्किल कंप्लीट हुआ, देन अगेन सर्किल कंप्लीट हुआ 720 डिग्री, तो साइन 720 डिग्री प्लस थीटा प्लस फाइव को क्या ले सकते हैं हम, साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव, और माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस फाइव, तो फाइनली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ज़ीरो। अब ज़ीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई आप करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास ज़ीरो, ठीक है।
ये समझ में आया आरू? आरू डाउट है इसमें, रफ कर दूं? नो सर, नहीं है डाउट। क्लियर है? किसी को डाउट? नील, अनुजा, रंजीत, सनी, विकास? हेलो सर, ये आपने ऊपर साइन 4 पाई ये लिखा है, 4 पाई कैसे आया सर ये वाला? हाँ, समझ नहीं आया। एक मिनट, माइक अनम्यूट मत करना आप अपना। साइन 4 पाई का मतलब है, यहाँ पे क्या लिखा था? 2 पाई टी, 2 मेगा टी लिखा था ना बेटा? 2 मेगा टी, इस टाइप से 2 मेगा कैपिटल टी, सॉरी, यस सर। ये लिखा था। टू हाँ। ओमेगा कैपिटल टी, तो ओमेगा को क्या लिखते हैं हम? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। यस सर। बेटा जब टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो कॉफिशिएंट ऑफ क्या लिखते हैं? 2 पाई अपॉन, इस टाइप से लिखते हैं ना? 2 पाई अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ टी। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 4 पाई। ठीक है, और 4 पाई को क्या लिख सकते हैं? 180 इंटू 4, 720 डिग्री। 720 डिग्री आपके ये सर वो पास। तो आ गया। हाँ, साइन ऑफ 360 प्लस थीटा भी क्या होता है? साइन थीटा। और साइन ऑफ 720 डिग्री प्लस थीटा भी क्या होगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? रंजीत? यस सर, आ गया। ओके, ठीक है। तो फाइनली हमने नोटिस किया कि ये तो हमने डायरेक्टली आपको बता दिया था, फिर हमने प्रूफ करके दिखा दिया आपको। कर्व से हम देख लेते हैं, ओवर अ वन पीरियड ऑफ टाइम अगर साइन का या कोसाइन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा? ज़ीरो। साइन के केस में भी अगर साइन वाली टर्म होती है यहाँ पर, तो साइन के केस में भी अगर आप नोटिस करते हैं तो जितनी क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में उतना ही यहाँ पर नेगेटिव में। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन इस सिग्नल का विद कंप्लीट वन पीरियड ऑफ टाइम में के अकॉर्डिंग करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास? ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ कॉस का केस था, कॉस में भी सिमिलर केस था। तो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर करके आपके पास आ गई ये टर्म, और इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया? ज़ीरो। तो फाइनली आपके पास एवरेज पावर क्या आ गई? हाफ ऑफ वी एम आई एम कॉस थीटा माइनस पाई। ये नोटिस कीजिए, क्योंकि जो पावर, एवरेज पावर है, वो टाइम का फंक्शन नहीं है, तो हम इसलिए हमारे पास जो वॉट मीटर मेज़र करके देता है वो हमें एवरेज पावर देता है। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू देता है हमारे पास वॉट मीटर। वॉट मीटर क्या देता है? एवरेज पावर। ठीक, अब आपको कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वोल्टेज अवेलेबल है और करंट अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली ये एवरेज पावर का फॉर्मूला अप्लाई करके एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज के केस में फेज़ क्या था आपके पास? थीटा, एंड करंट के केस में फेज़ क्या था आपके पास? पाई। और वी एम आई एम इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो फॉर्मूला अप्लाई करके आप नॉर्मली आप एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जनरली हम दो केस एज्यूम करते हैं, इसको फिर हम रिलेट करेंगे कल के एक लेक्चर से। ठीक है, जैसे अगर हम फॉर्मूला पहले एक जनरलाइज फार्मूला देख लेते हैं। जनरलाइज फार्मूला, जैसे v को हम क्या लिख सकते हैं? वी एम एंगल ऑफ थीटा, ये हमने पोलर फॉर्म में लिख दिया। करंट को भी हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अभी हम टाइम डोमेन साइनसॉइड्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे पहले। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका अगर हम हाफ ऑफ वी आई कैलकुलेट करें तो हाफ ऑफ वी आई कैसे कैलकुलेट होगा? हाफ ऑफ वी एम इंटू आई एम। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगेन अगर साइनोसॉइड्स में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि ये क्या होता है आपके ई रेशि बार जे थीटा माइनस फाई, और ई रेशि बार जे थीटा माइनस फाई को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा माइनस फाई प्लस जे साइन थीटा माइनस फाई। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम नोटिस करें, दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर। ठीक है, इतना पार्ट, और ये पार्ट क्या है? रियल पार्ट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्म में इस टाइप से आपको बुक में कभी मिलेगा, इसलिए हमें लिखा होता है रियल पार्ट ऑफ दिस क्वांटिटी इज अ एवरेज पावर। ठीक है, जो हम यहाँ इससे प्रूफ कर सकते हैं। अब हम इसमें जनरली हम दो केस एज्यूम करते हैं। दो केस कौन कौन से एज्यूम करते हैं? जैसे सपोज हमारे पास थीटा इक्वल टू फाई अगर हम एज्यूम करें, थीटा इक्वल टू फाई एज्यूम करेंगे। एवरेज पावर का एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं।
एवरेज पावर इज half of Vm Im cos of theta minus phi. Theta is a phase of voltage and phi is a phase of current. ठीक है, अगर सपोज थीटा इक्वल टू फाई एक केस हुआ तो कॉस थीटा माइनस फाई एक केस हो जाएगा. कॉस थीटा माइनस फाई इज जीरो. कॉस जीरो मीन्स कॉस जीरो वैल्यू इज कॉस जीरो वन. तो वेल पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ पी एम इंटू आई एम. वैल्यू आ गई. अब आई एम को आप सिंपल वी एम की टर्म में भी लिख सकते हो और आई एम की टर्म में भी लिख सकते हो. आई एम की टर्म में लिखोगे तो वी एम को क्या लिखोगे, आई एम इंटू आर. तो आपके पास आई एम स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा. और वी एम की टर्म में लिखोगे तो आई एम को क्या रिप्लेस करेंगे, वी एम अपॉन आर. तो आपके पास क्या आ जाएगी एवरेज पावर इन टर्म्स ऑफ वी एम, हाफ ऑफ वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर. तो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं. तो लेकिन आपको अब ये नोटिस करना पड़ेगा कि ये केस कब पॉसिबल है, थीटा और फाई वाला केस कब पॉसिबल है, जब वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में. हमने यहाँ पर फेजर प्लॉट किया था एक बार लास्ट लेक्चर्स में प्लॉट किया था. तो वोल्टेज का सपोज वोल्टेज की वैल्यू ये है, हमने फेजर प्लॉट किया, एंड करंट की वैल्यू भी सपोज इस फेज ही में ही है और करंट का फेजर ये है. तो ये दोनों क्या है आपके पास सेम फेज में. तो इस केस में क्या होगा, जो भी आपके पास लोड होगा वो प्योरली रजिस्टिव होगा. प्योरली रजिस्टिव सर्किट एब्जॉर्ब पावर एट ऑल टाइम्स. प्योरली रजिस्टिव सर्किट क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि आपके पास वोल्टेज और करंट क्या है सेम फेज में. वो यहाँ से क्लियर हुआ, थीटा और फाई इज इन सेम फेज. ठीक है, यहाँ से हम सेकंड केस अगर हम देखते हैं, सपोज थीटा और फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस माइनस 90 है. प्लस माइनस 90 ही क्यों हमने अज्यूम किया, मैंने आपको फेजर प्लॉट किया था. फेजर प्लॉट करते टाइम मैंने सपोज आपको जब इंडक्टर का मैंने फेजर प्लॉट किया था आपको, सपोज मैंने अज्यूम किया दिस इज अ आई. ठीक है, आई का ये फेजर है. तो अगर वोल्टेज का फेजर इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, वी एल का वोल्टेज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फेजर आएगा, वो क्या कर रहा था, लीड कर रहा था 90 डिग्री. तो फेजर डिफरेंस क्या है इसमें पास, 90 डिग्री. सिमिलरली अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करता हूँ, कैपेसिटेंस के केस में भी मैंने एक रेफरेंस करंट का फेजर एज्यूम किया सपोज ये. तो हमारे पास कर वोल्टेज क्या कर रहा था, उसमें लैग कर रहा था विद माइनस ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, तो यह है वीसी. अगर मैं कैपेसिटर का केस के बाद फेजर की आप नोटिस करेंगे तो, और ये इंडक्टर के केस. तो मैंने क्या दोनों केस एज्यूम कर दिए प्लस 90 एंड माइनस 90. तो थीटा माइनस फाइव मैंने दोनों केस एज्यूम कर दिए प्लस माइनस 90. बेसिकली दिस इज अ रिएक्टिव लोड. इसको क्या बोलेंगे, इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है, बेसिकली दिस इज अ रिएक्टिव लोड, प्योरली रिएक्टिव लोड. तो प्योरली रिएक्टिव लोड के केस में अगर हम देखते हैं, अगर थीटा माइनस फाइव प्लस माइनस 90, तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में ड्राइव करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे. और कॉस ऑफ 90 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो. एंड कॉस ऑफ माइनस 90 की वैल्यू भी क्या होती है, ज़ीरो. ओवरऑल एवरेज पावर क्या आएगी इन केस ऑफ रिएक्टिव लोड इज ज़ीरो. ठीक है, क्या लिखा, इट शोज दैट अ प्योरली रिएक्टिव सर्किट एब्जॉर्ब नो एवरेज पावर. कोई भी एवरेज पावर नहीं होगी रिएक्टिव लोड के अक्रॉस. अब यहाँ पर नोटिस करते हैं, जनरलाइज टर्म में लिख सकते हैं, अ रेजिस्टिव लोड एब्जॉर्ब्स पावर एट ऑल टाइम्स व्हाइल अ रिएक्टिव लोड एल और सी एब्जॉर्ब्स जीरो एवरेज पावर. ठीक है, इसकी हमने एक कल एप्लीकेशन की थी, किसी ने नोटिस नहीं किया, एक बार हम रिकॉल करते हैं उसको. हाँ, बाद में फॉर्मूले पे स्विच करेंगे, एक बार हम रिकॉल करते हैं. ये हमने डिस्कस किया था कल, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. ठीक है, तो जब हमने पावर कैलकुलेट की थी, यहाँ पर पावर डिलीवर टू द सर्किट, पावर डिलीवर टू द लोड, जब हमने पावर डिलीवर टू द लोड कैलकुलेट किया था, तो हमने ये पावर डिलीवर टू द लोड सर्किट. ठीक है, तो अब लोड के अक्रॉस पावर जब हमने कैलकुलेट की, सिर्फ और सिर्फ हमने लोड रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया, रिएक्टिव पार्ट को कंसीडर नहीं किया. तो फॉर्मूला हमने जब लिखा
तो यहाँ पर लोड क्या, अगर हमें वो कैलकुलेट करूँगा, इम्पीडेंस कैलकुलेट करूँगा तो क्या था, आर एल प्लस जी एक्स एल। तो अगर मैं पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाता तो आई स्क्वायर ऑफ जेड एल लिखना चाहिए था मुझे, क्योंकि रिएक्टेंस क्या है आपके पास, जेड एल। बट आपने क्लियर कर लिया रिएक्टिव लोड के अक्रॉस क्या हो, प्योरली रिएक्टिव पार्ट के अक्रॉस पावर क्या होगी, ज़ीरो। तो इस पार्ट को हमने निगलेक्ट किया, इसलिए हमने यहाँ पावर कैलकुलेशन करते टाइम यहाँ पर हमने जेड एल की जगह क्या कंसिडर किया, आर एल। ठीक है, अभी आज हमने प्रूफ कर दिया कि ज़ीरो क्यों होती है। तो यहाँ पर फिर हमने कंप्लीट इसकी डेरिवेशन करी थी। आपको यहाँ पर कल क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि हम आर एल क्यों कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे हमें जेड एल कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आप किसके अक्रॉस कर रहे हो, लोड के अक्रॉस पावर कैलकुलेट कर रहे हो। क्लियर है नील, यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो फाइनली हम फिर से लेक्चर पे स्विच होते हैं। तो ये क्लियर है, हम नेक्स्ट अगर स्विच करें क्वेश्चंस पे आते हैं, हम किस टाइप से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। गिवन दैट वी टी आपको गिवन है, आई टी आपको गिवन है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर एंड द एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय पैसिव लीनियर नेटवर्क। ठीक है, तो आपके वी टी आपके पास गिवन है, आई टी आपके पास गिवन है, इंस्टेंटेनियस पावर आपको नॉर्मली आपको वी टी इंटू आई टी कर देना है। वी टी इंटू आई टी कर देंगे तो जो भी आपके पास कॉस का फॉर्मूला लगेगा ड्राइव करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। और अगर आपको एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है तो आपको क्लियर है, हाफ ऑफ वी एम आई एम कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। इस केस में थीटा कितना है, 45 डिग्री, एंड माइनस फाइव कितना है, माइनस ऑफ 10 डिग्री, माइनस माइनस ऑफ 10 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वी एम की वैल्यू क्या है, 120, हाफ ऑफ इंटू 120 इंटू आई एम इज 10, एंड कॉस 45 माइनस माइनस 10 मीन्स 55। तो इसकी वैल्यू पावर की आप कैलकुलेट करेंगे तो पावर की इंस्टेंट एवरेज पावर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये नोटिस भी कर सकते हैं जैसे हमने देखा था कि इंस्टेंटेनियस पावर का जो फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट कर रही है वो आपके पास एवरेज पावर को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फर्स्ट टर्म। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर। आंसर गिवन है, यहाँ कैलकुलेट कर लेना है इसको भी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस है, डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा, इसको ट्राई कर लेते हैं। ये लिखा है, कैलकुलेट द एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय एन इम्पीडेंस Z equal to 30 minus J 30 70 ohm when a voltage given है is applied across it। तो एक इम्पीडेंस के अक्रॉस, बेसिकली एक इम्पीडेंस के अक्रॉस आप, ये Z है, इस इम्पीडेंस के अक्रॉस आपको क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है 120 फेज ऑफ 0 डिग्री। ठीक, जेड आपको गिवन है ये। तो आपको अगर एवरेज पावर कैलकुलेट करना है तो नॉर्मली आप किस तरीके से, आप बेसिक आप करिए अब कैलकुलेट। तो सपोज आपको वी तो पता है, अगर आपको आई कैलकुलेट करना है तो आई कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी अपॉन जेड। वी की वैल्यू क्या है आपके पास, 120 फेजर 0 डिग्री। ठीक है, 120 फेजर 0 डिग्री, और जेड की वैल्यू क्या है, 30 माइनस जे ऑफ 70 डिग्री। तो आप डिनोमिनेटर टर्म को पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म से फाइनली आपके पास एक पोलर फॉर्म से मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो एक आपके पास आई की वैल्यू इस टर्म में आ जाएगी, पोलर फॉर्म में आ जाएगी। अब आपके पास वी भी अवेलेबल है, और ये भी अवेलेबल है, सॉरी 5 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई भी अवेलेबल है। तो नॉर्मली आप फॉर्मूला वी एम 120 गिवन है, थीटा की वैल्यू 0 गिवन है, आई एम आप कैलकुलेट करेंगे, आई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर, और आपके पास फाई की वैल्यू, ये जो भी एंगल फेज आएगा वो आपके पास गिवन है।
तो आप जो फॉर्मूला एवरेज पावर का अप्लाई कीजिए और एवरेज पावर ही कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? रंजीत? नो सर। ठीक है, तो इस टाइप से कंप्लीट कर लेना इस क्वेश्चन को। अभी क्या है, लेक्चर पॉपअप विंडो आ गया है, अभी आप एग्जिट करके अगेन ज्वाइन कीजिए लेक्चर। ठीक है, मैं अभी लीव कर रहा हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ।